Good afternoon, dear student. Again, we are going to continue the Great Depression period. Or in Great Depression period, we have discussed कि what impact happens on the worldwide or later on the German with agriculture, with industries, okay, businessmen. Now we will discuss कि what happens in German through the Great Depression period. अब इसका जर्मन पे क्या इम्पैक्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन पीरियड इन दिस पॉइंट विल डिस्कस नॉट इन इकोनॉमिक मैनर्स इकोनॉमिक पैटर्न और वैसे हम इसको नहीं देख के हम देखेंगे पॉलिटिकल वे ओके तो पॉलिटिकल वे व्हेन एनी गवर्नमेंट में बी अनेबल टू सॉर्ट आउट एनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देन वो पॉलिटिकल पावर्स विल बी अफेक्टेड तो इन जर्मन problems of economic depression and change the political atmosphere of German. तो वहाँ से क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन पीरियड से जर्मन का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया ओके क्योंकि अभी तक हम जर्मन में क्या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहे थे वन ग्रुप ऑफ द वेमार रिपब्लिक जिसको डेमोक्रेटिक थे वो चाहते थे डेमोक्रेसी है थोड़ा सा रिकॉल करो चैप्टर को कि वो डेमोक्रेसी चाह रहे हैं और अनदर वन ग्रुप वांट टू कंटिन्यू विद द डिक्टेटरशिप वो ऐसा चाह रहे हैं कि सोशलिस्ट कि हमारे यहाँ सोशलिस्ट और सोवियत जैसी यूनिट चाहिए हमें तो हमें डिसीजन चाहिए हमें एक्शन चाहिए वो डेमोक्रेसी पे फेर नहीं करे तो टू ग्रुप बन गए थे किसमें जर्मन के अंदर वन वाज द वेमार ग्रुप और सेकंड वन इज द सोवियत और उससे रिलेटेड वाला जो ग्रुप उन्होंने बनाया जो जर्मन के अंदर ओके तो दिस ग्रुप दो ग्रुप बन गए तो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ ऑफ द जर्मनी तो वेमार रिपब्लिक सिम टू द ऑफर नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम तो जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया उसका कोई भी सॉल्यूशन वेमार रिपब्लिक ने नहीं दे पाया किसको जर्मन सिटीजन्स को जब उन लोगों को इस ग्रेट प्रॉब्लम इकोनॉमिक डिप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो उसके और अगेंस्ट उनको इश्यूज मिल गए किन के अगेंस्ट में वेमार रिपब्लिक अगेंस्ट में ओके तो बिकॉज द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स अब पहले भी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द अब जो वेमार रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वहाँ जो हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया जिसमें राइट टू वोट दिया गया सबको यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज दिया गया ओके कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म गवर्नमेंट होनी चाहिए ये कहा गया किसके द्वारा वेमार रिपब्लिक के द्वारा तो इन दिस चैप्टर इन दिस टॉपिक विल डिस्कस कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें सब इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे अब इनहेरेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अपने आप में कमी होना बढ़ना था उससे पहले उसमें कमी थी वो अपने आप में एक कमी थी अब उसमें से क्या इनहेरेंट डिफेक्ट थे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने डिक्टेटरशिप को स्कोप दिया डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया तो व्हाट वर द इनहेरेंट डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था बेटा अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है गवर्नमेंट जो बनती है तो 50% जिसको पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है अगर कोई 50% से लेस देन मिल रही है ओके तो बाय हेल्प ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी एक कोलिजेंस गवर्नमेंट होती है ओके कोलिजेंस गवर्नमेंट कहा जाता है जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है लेकिन जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा रखा गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा गया अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि जैसे 10 पार्टी है वहाँ पे अब एक को 20% मिल गई दो किसी को 2% मिली किसी को 15 सीट मिली किसी को 28 मिली ओके तो उसमें क्या हुआ जिसको जितनी सीट मिली उसका उतना ही पावर्स हो गया समझो जिसको जितनी सीट मिली उसको उतना ही पावर्स दे दिया गया अब ये सोचिए कि किसी कंट्री और स्टेट के अंदर बेटा ये सोच के चल रहा हो कि मान लो एक अपने यहाँ ऐसी कंट्री है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि 5 पॉलिटिकल पार्टी है
तो एक पार्टी का तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एक पार्टी को अपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, एक पार्टी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो सब पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग मिनिस्टर प्रोपोर्जन्स और ये बन जाएंगे, एमएलए और गवर्नमेंट चलेगी स्टेट के अंदर या कंट्री में। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लेते हैं तो क्या वो डिसीजन ले पाएंगे, क्या वो गवर्नमेंट चल पाएगी, क्या सबकी आइडियोलॉजी एक साथ मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस केवल दो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी आपस में नहीं बनती, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा तो कितनी परसेंट प्रॉब्लम्स आएगी फॉर ए कंट्री। तो पता चला कि एक को मिनिस्टर बना दिया, अब वो क्यों सपोर्ट में काम करेगा आपके? एक पार्टी को क्या बना दिया, एक पार्टी को होम मिनिस्टर बना दिया, एक पार्टी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी उस गवर्नमेंट उस पार्टी के अंदर बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पे काम यूएसए के जर्मन के अंदर। तो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने है। और दो प्रॉब्लम्स कौन से सामने? नो पार्टी कैन अचीव द मेजोरिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे मेजोरिटी को अचीव नहीं कर पाई। सेकंड, ऑलवेज रूल बाय द कोलिजन गवर्नमेंट, हमेशा कौन रूल करती रही? कोलिजन, यानी एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे उसकी वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आई नहीं हुआ, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने ऐसा बना दिया जिसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, तो नो वन पॉलिटिकल पार्टी अचीव द मेजोरिटी इन जर्मन, और ऑलवेज रूल बाय द कोलिशन गवर्नमेंट, हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट ने रूल किया। एक तो ये सबसे बड़ा वहां का नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड नेगेटिव पॉइंट आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 क्या है बेटा? आर्टिकल 48 जो जर्मन के अंदर है, तो इसमें प्रेसिडेंट को यह पावर दे दिया कि इम्पोज द इमरजेंसी, वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी तो हमारे यहाँ भी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम में, लेकिन वहां तो पावर दे रखा है, वहां प्रेसिडेंट को यह पावर दे रखा है कि प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द इमरजेंसी और ही सस्पेंडेड द सिविल राइट, जो भी लोगों के राइट्स है वो सबको सस्पेंड कर सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ कोई ऐसे इंसान डिक्टेटरशिप है जिसके हाथ में पावर चला जाता है, फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले सिविल राइट को सस्पेंड कर देगा, इमरजेंसी लगा देगा, सेंसरशिप ला देगा। तो इन्होंने खुद ने रास्ता दे रखा है किसको? हिटलर के लिए। वेमार रिपब्लिक ने खुद स्कोप दे दिया दूसरे लोगों को इस टाइप के रूल्स बना के। तो व्हाट हैपेंस इन जर्मन कि वी कैन से वल्नरेबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप, यहाँ पे किसको चांस मिल गया? डिक्टेटरशिप को चांस मिल गया, किसमें? जर्मन के अंदर। तो लास्ट पॉइंट वी कैन से एट द टाइम ऑफ पीपल लास्ट लॉस द कॉन्फिडेंस ऑन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री, तो लोगों ने वहाँ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री जिसकी बेस रखी थी किसने? वेमार रिपब्लिक ने, उसको खो दिया। लोगों का विश्वास नहीं रहा किस पे? डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पे। तो ये से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, कैसे एक चांस और इसको मिल गया किसके लिए? हिटलर के लिए। तो टुडे डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस ग्रेट डिप्रेशन पीरियड एंड व्हाट पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन द जर्मन हैपेंस। और जर्मन में कभी भी वन वर्ड में इनमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द इनहेरेंट इफेक्ट इनसाइड द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से इनहेरेंट ये थे? तो वो थे, फर्स्ट वन इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड इम्पैक्ट सेकंड इनहेरेंट इफेक्ट वाज द आर्टिकल नंबर 48। तो डियर स्टूडेंट दिस इज द टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव ए गुड डे। Good afternoon, dear student. Now we are discussing German कि what were the impact of Great Depression period. Great Depression period के जर्मन के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़े और what result happens in German. तो you know we have discussed कि जर्मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वेमार रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर वर द इनहेरेंट डिफेक्ट इनसाइड द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो सबसे मेन बड़े वहाँ पे इनहेरेंट इम्पैक्ट थे, उसके अंदर इफेक्ट थे, वो क्या क्या थे? फर्स्ट वन वाज द आर्टिकल नंबर 48, जो सेकंड नंबर पे लिखा था मैंने वहाँ पे नोट्स में।
48 आर्टिकल, और फर्स्ट वन जो लिखा था मैंने लिखा था वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल नंबर 48 के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पैक्ट थे इनहेरेंट थे, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, और उसकी वजह से वहाँ पे स्कोप मिला किसको, डिक्टेटरशिप को, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। और आर्टिकल नंबर 48 के अकॉर्डिंग कि प्रेसिडेंट हैज द राइट टू द इम्पोज द इमरजेंसी और ई कैन वायलेटेड और मे बी द सिविल राइट्स, सिटीजन्स के जो राइट्स है उनको सस्पेंडेड कर सकता है, वो पावर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ एक डिक्टेटरशिप को दे दी। तो लोगों में क्या हुआ, लास्ट सेंटेंस हमने डिस्कस किया कि लोगों के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट है उससे ट्रस्ट नहीं रहा उस पर, ओके। तो वो सोवियत स्टाइल यूनियंस आते थे, जो अलग अलग यूनियंस हो, उस टाइप की डिमांड वहाँ के लोगों ने रखी। तो दो ग्रुप में वहाँ का वो डिवाइड हो गया जर्मन, वन वाज द वेमार रिपब्लिक और सेकंड वन द फॉलो द सोवियत पैटर्न, ओके। तो अब जर्मन के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े वो अब इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है व्हेन किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज अप हो जाए। जब प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज अप होती है तो करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया जर्मन में, यानी बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या हुआ इनसाइड द जर्मन, जर्मनी फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार मेनली ऑन द लोन्स। किसके ऊपर फाइट किया उसने वर्ल्ड वार, लोन के ऊपर, दूसरे देशों से लोन लेके। लेटर हैड टू रिपे इट इन गोल्ड, और लास्ट में उन्होंने लोन किस में रिपे करना था, गोल्ड में। गोल्ड के अंदर उनको अपना लोन रिपे करना था गोल्ड में, क्योंकि उनके पास करेंसी तो खत्म हो चुकी थी। 6 बिलियन पाउंड का ऑलरेडी फ्रांस और कंपेंसेशन लगा चुके थे। तो उन्होंने जो भी रिपे करना स्टार्ट किया वो गोल्ड में करना स्टार्ट किया। तो दिस रिजल्टेड इन द डिप्रेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। तो वहाँ पे गोल्ड रिजर्व जो जर्मन के अंदर था वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो एज ए जर्मनी रिफ्यूज टू द पे, तो लास्ट में जर्मन ने क्या किया, पे करने से मना कर दिया 1923 में। फिर हमने दूसरे पैराग्राफ में देखा कि 1924 से 28 के लिए थोड़े समय के लिए वहाँ पे स्टेबिलिटी आई, बट वो ज़्यादा समय के लिए नहीं टिक पाई। तो ही रिफ्यूज टू द पे द लोन इन 1923 में उसने फ्रांस से पे करने को मना कर दिया 1923 में। तो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इन रिटर्न, फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। फ्रांस ने उसका जो रिवर से वो वाला एरिया क्या किया, कैप्चर कर लिया, अनेक्ट कर लिया, हड़प लिया। किससे, जर्मन से, कि तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या हुआ, हम तुम्हारा इंडस्ट्रियल एरिया ले लेंगे, ओके। तो फ्रांस और जर्मन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब दोनों की लड़ाई से वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ रहा था, किस पे, पूरे वर्ल्ड पे। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन आ रहा था, ओके। तो जर्मन ने क्या किया, भैया तुमने हमारा इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया, अब हम इंडस्ट्रीज के बिना कैसे डेवलपमेंट करेंगे, करेंसी हमारे पास है नहीं, हमारे गोल्ड रिजर्व्स खाली होते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जर्मन ने एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर डाली। अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की जर्मन वालों ने, कि जर्मन स्टार्टेड द बिगिन प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेगुलरली एंड दिस रिजल्टेड और द सर्कुलेशन ऑफ द पेपर करेंसी। उन्होंने इतनी पेपर करेंसी कंटिन्यू प्रिंट करना स्टार्ट की, और ड्यू टू द डेट व्हाट हैपेंड, पेपर करेंसी ड्यू टू द विच द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क, जर्मन मार्क एक जर्मन करेंसी है, तो उसकी वैल्यू फेल हो गई, फेल डाउन होना स्टार्ट हो गई, कम हो गई। तो जर्मन ने क्या मिस्टेक कर दी बेटा, कि इतनी करेंसी प्रिंट कर दी वहाँ पे, तो उसकी वजह से जर्मन वैल्यूज़ की करेंसी की वैल्यूज़ डाउन हो गई। उनको लगा कि तुमने हमारा इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास मशीन है, पेपर करेंसी प्रिंट करेंगे। और ये मिस्टेक से क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया जर्मन के अंदर। जर्मन के अंदर पेपर करेंसी इतनी ज़्यादा उन्होंने सर्कुलेट कर दी, प्रिंट कर दी, जिससे प्राइसेस राइज अप हो गए, क्योंकि रिसोर्सेज वर लिमिटेड, रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे। करेंसी आप कितनी प्रिंट कर दो, वैल्यूज़ बढ़ जाएगी गुड्स की, प्राइसेज बढ़ जाएगी, तो प्राइसेज इंक्रीज हो गए, और उसके बदले में क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन का सामना जर्मन को करना पड़ा।
अब लिसन, हम हाइपर इन्फ्लेशन इन दो ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं बेटा। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? अब फर्स्ट ग्राफ है डिमांड का, ओके, ये मैंने बीच में लाइन डिवाइड करके इसके थ्रू ये सप्लाई को बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द डिमांड ग्राफ, ओके। तो एक साइड एक्स इस पे मैंने लिखा हुआ है प्राइसेस और दूसरी साइड पे डिमांड। तो आप इस ग्राफ में देखोगे हमेशा डिमांड ग्राफ इन सच कर्व शेप में होता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस है 1 रुपीज, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस सबसे कम हो जाती है तो उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो जाती है। डिमांड कितनी हो गई? 35, ओके। अगर प्राइसेस है 2 रुपीज तो उसकी डिमांड हो जाती है 20। अगर प्राइसेस है 3 रुपीज तो उसकी डिमांड हो जाती है 15। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। आप देखिए इस ग्राफ में जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। प्राइसेस 5 रुपीज हो गए तो लोग कम खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि कोई भी ज़्यादा पैसे थोड़ी लेने जाएगा। अभी ये डस्टर है बेटा, अब ये डस्टर मार्केट में 10 रुपीज़ का आ रहा है, ओके, तो इसको सब परचेस करेंगे। इसकी प्राइस 5 हो जाएगी तो ज़्यादा परचेस करेंगे। प्राइसेस 15 हो गई 20 हो गई तो कम परचेस करेंगे। तो जब भी प्राइसेस राइज अप होते हैं डिमांड कम हो जाती है, ये हमारा नेचर होता है। कोई भी महंगी चीज़ खरीदना पसंद नहीं करता। तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड को। तो इस डिमांड के ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जब 5 रुपीज़ हो रही है तो डिमांड 10 ही हो रही है। जब प्राइसेस 4 पे आ रही है तो डिमांड बढ़ के 15 पे चली जा रही है। तो ये हमने डिमांड का एक नेचर देखा है, ओके, डिमांड। और ऐसे हम सप्लाई का देखते हैं, सप्लाई का अपोजिट होता है। डिमांड होती है कस्टमर के द्वारा, ओके। अब सप्लाई का नेचर हम सप्लाई ग्राफ देखेंगे तो सप्लाई होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, यानी जो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो सप्लायर्स होता है। तो आप देखोगे बेटा जब मान लो मैंने एक मोबाइल परचेस किया, मोबाइल की प्राइस है 20,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। अब वो मोबाइल 20 की जगह 22 का हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मार्केट में आएगी कि कम आएगी? ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेगा। जब प्राइस 22 से 25 हो जाएगी तो और ज़्यादा यूनिट मार्केट में आएगी। भले से आप परचेज मत करो पर प्रोडक्शन सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, ओके। तो देखो कि आप जब प्राइस 1 ही रुपीज़ है तो यूनिट कितनी करे हुआ? केवल 5 यूनिट सेल कर रहा है। कौन? प्रोड्यूसर। जब प्राइस 4 रुपीज़ हो गई तो यहाँ देखिए आप 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है। जब प्राइसेस 3 रुपीज़ हो गए तो 15 यूनिट सप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है ये प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे यूनिट सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। जब प्राइस 4 रुपीज़ हो गए तो 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है। जब प्राइस और 5 हो गई तो 25 यूनिट सप्लाई कर रहा है। जब प्राइस 6 हो गई तो 30 यूनिट सेल कर रहा है। तो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बेटा? वहाँ पे प्राइस फिक्स होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये दो ग्राफ है जिससे हमने देखा कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड मार्केट को अफेक्टेड करती है। तो जर्मन में क्या हुआ? जर्मनी में भी ऐसे ही हुआ क्योंकि वहाँ पे जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। अब हमने दोनों ग्राफ को क्या क्या कंबाइन कर दिया, डिमांड एंड सप्लाई को, ओके। तो अब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है मैं आपको ये बताता हूँ। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की ये रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को, ये कर रहा है डिमांड को, ओके। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड जब 5 रुपीज़ है, किसी की प्राइस 5 रुपीज़ है तो उसकी सप्लाई 1 है और डिमांड कितने? 9, ओके। तो ऐसे करके जहाँ पे प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई की जो लाइन है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करता है उस जगह पे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स होती है। तो यहाँ पे फिक्स हो गई, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी? 15 रुपीज़ बैलेंसिंग प्राइस। तो ये प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 15 रुपीज़, ओके। तो इस टाइप से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स होती है इकोनॉमिक मार्केट में। तो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डिमांड एंड सप्लाई। आप कभी भी नॉर्मल लाइफ में देखना, टोमेटो ऑनियन कुछ भी परचेज करते हो, टोमेटो की प्राइस जैसे 820 रुपीज़ है, ओके, 820 रुपीज़ है। अब कल ये अगर 15 रुपीज़ हो जाती है तो ज़्यादा परचेस करेंगे लोग। अगर ये 20 की जगह 35 हो जाती है तो कम परचेस करेंगे। अगर हम 2 kg परचेस करते हैं डेली तो हम 2 kg की जगह 35 हो जाएगी तो 1.5 kg या 1 kg से काम चलाएंगे।
ज़्यादा नहीं परचेज करेंगे। लेकिन प्राइस हमें लगा कि 20 से 15 हो गई तो हम 2 kg की जगह थोड़े ज़्यादा भी ले लेंगे, डजन मीटर वेस्ट भी हो जाएगा, तो कौन से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो प्राइस और डिमांड दोनों जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड, नॉट अ प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पे प्राइस फिक्स होती है। तो जर्मन में क्या हुआ बेटा, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। अब हाइपर इन्फ्लेशन जर्मन में कैसे हुआ, यस अब कैसे जर्मन में हुआ, क्योंकि कोई भी कंट्री क्या करता है बेटा, जितने गुड्स और सर्विसेज उस कंट्री के अंदर है, गुड्स सर्विसेज जितने कंट्री के अंदर है, यानी जितनी वैल्यू उनके गुड्स और सर्विसेज की, सपोज जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरी सर्विस वैल्यू क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो गुड्स की वैल्यू क्या है। तो जितना उस कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज जितना प्रोडक्शन होता है, अगर उसकी वैल्यू अगर 100 करोड़ रुपीस आ रही है, फॉर एग्जांपल पूरे की वैल्यू मिला के 100 करोड़ आ रही है, तो हम कितनी करेंसी प्रिंट करेंगे, 100 करोड़ ना भाई। उसकी वैल्यू करेंसी में भी कितनी हुई, 100 करोड़ हुई। क्यों, क्योंकि 100 करोड़ क्या है, ये करेंसी है। करेंसी क्या है, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अर्ली टाइम क्या होता था, अगर मेरे को सपोज व्हीट की रिक्वायरमेंट है और सामने वाले को राइस की रिक्वायरमेंट है, तो वी कैन एक्सचेंज द गुड्स, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, यानी गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन आजकल गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए एक मनी करेंसी हमने एक मीडियम बना दिया है। तो पैसा क्या है, पैसा इज द जस्ट मीडियम टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विस को परचेज करने का एक मीडियम है पैसा। तो आपकी कंट्री में अगर 100 करोड़ के गुड्स है, तो आपकी कंट्री में करेंसी भी 100 करोड़ की रहनी चाहिए, तभी तो आप इतने परचेज कर सकते हो। अब पता चला आपने करेंसी प्रिंट करके डबल कर दी, 100 की जगह 100 और करेंसी प्रिंट कर दी, तो आपके यहाँ टोटल करेंसी कितनी हो गई, 200 करोड़। तो जर्मन ने क्या किया, करेंसी ज्यादा प्रिंट कर दी, तो 200 करोड़ की करेंसी हो गई और गुड्स कितने के हो, 100 करोड़ के। तो क्या होगा, वही होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट अगर अर्ली टाइम 100 रुपीज थी, तो डबल हो गई, कितनी हो गई, 200 हो गई। बात तो बराबर है भाई, बात तो बराबर हुई ना, प्राइसेस राइज अप हो गए। तो जर्मन ने क्या किया, इसको स्टॉप नहीं किया, करेंसी प्रिंट करते रहे। तो प्रिंट करने से क्या हुआ, इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया कि इन प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई बेटा, कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बहुत सारा पैसा लेके जाना पड़ता था, बहुत सारी मार्क जो वहाँ की करेंसी होती थी वो लेनी पड़ती थी, क्योंकि गुड्स और ये तो लिमिटेड होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी कंट्री अगर एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करती है तो वो उसका लॉस होता है। ये आज तक इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है, एक मिस्टेक जर्मन ने की है और दूसरी मिस्टेक जिम्बाब्वे ने की है। तो दोनों आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि क्या रिजल्ट उन दोनों कंट्री के निकले। अब करेंसी प्रिंट कैसे की जाती है मैं ये बता देता हूँ आपको। यस अब किसी भी कंट्री को अगर करेंसी प्रिंट करनी है तो हमें इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बैंकों का जो हेड बैंक है, दैट इज नोन एज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई आज बोल देता है कि 1000 रुपीज़ के नोट में मार्केट से रन ऑफ करता हूँ, खत्म करता हूँ, तो ये बताओ उस 1000 की वैल्यू क्या हो गई, 0। भाई उसकी वैल्यू कब है, जब आरबीआई हमें गारंटी दे रहा है, वचन दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि इसकी वैल्यू 1000 है। अगर इसने मान लो करेंसी तो वो तो पेपर करेंसी है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्यों ये राइट्स किसको है, आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, करेंसी एक बार में हम 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं अभी तक रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो 200 करोड़ की करेंसी अगर आपको प्रिंट करनी है तो उसका भी एक रूल से कैसे कि आपको 150 करोड़ रुपीस का गोल्ड रखना पड़ेगा रिजर्व में। 150 करोड़ का तो आपको गोल्ड डिपॉजिट करना है अगर करेंसी प्रिंट करनी है, क्योंकि गोल्ड की एक वैल्यू होती है। अगर आपकी पेपर करेंसी मार्केट में रन कर रही है तो इतना गोल्ड आपको डिपॉजिट करना है, प्लस 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन करेंसी आपको डिपॉजिट करनी है। आपको 100
85 करोड़ की फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करनी है, जब जाके आप 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर सकते हो। तो दिस आर द लिमिटेशन टू प्रिंट द करेंसी कि 115 करोड़ का तो गोल्ड डिपॉजिट करो और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करो। पता चला आपने गोल्ड डिपॉजिट कर दिया, लेकिन फॉरेन करेंसी को भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। पता चला आपकी अपनी कंट्री में तो अच्छा पैसा है, लेकिन फॉरेन करेंसी की वैल्यू नहीं है आपकी कंट्री में, तो फॉरेन करेंसी को भी 85% फॉरेन करेंसी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। क्योंकि आज के टाइम में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो विदाउट फॉरेन करेंसी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो दिस इज द लिमिटेशन टू प्रिंट द करेंसीज। तो इसलिए बेटा हम किसी भी कंट्री के अंदर एक्स्ट्रा पेपर करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ, जिसको आप देखोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करने से क्या लॉस हो जाएगा। अब किसी कंट्री के अंदर गुड्स और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अब पैसा आप कितना ही प्रिंट कर दो बेटा। अब मान लो पैसा एक्स्ट्रा प्रिंट कर दोगे, तो मैं क्यों वर्क करूँगा, मैं क्यों जॉब करूँगा, क्यों लोग बाग जॉब करने जाएंगे। और सपोज मुझे 4 व्हीलर प्रॉपर्टी परचेज करनी, तो सबके पास पैसा रहेगा, तो कोई प्रॉपर्टी को क्यों सेल करेगा, क्यों अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, क्यों मेरे एक हाउस बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, उसमें कोई काम करने आएगा जब सबके पास पैसा हो जाएगा। तो इससे इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंट्री ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक 2 कंट्री ने ऐसी मिस्टेक की है, वन इज द जर्मन, अनदर वन इज द जिम्बाब्वे। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, जो हमने डिस्कस किया है कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, और इससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अंदर 2 सबसे बड़े इनहेरिटेंट डिफेक्ट कौन थे, इनहेरिटेंट डिफेक्ट कौन कौन से थे, तो वो दोनों हमने डिस्कस किए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस आर्टिकल नंबर 40 है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।